दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मॉडल पेपर थर्ड का वर्णनात्मक सेकेंड का 2 क्वेश्चन देखेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या लिखना है। इन प्रश्नों का ये जो 2 प्रश्न आज आपको हम बताएंगे, ये प्रश्न अनेक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और घुमा फिरा करके हर साल आता रहता है। इसके पहले आपको मैं बहुविकल्पीय प्रश्न, वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकेंड का लगभग 6 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। आज हम लोग केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देखेंगे और बहुत ही सरल लिखने का तरीका आपको बताएंगे। यह नहीं है कि आपको 150 लिखना ही लिखना है, क्योंकि जो प्रश्न आज आपके सामने है उसका आंसर एकदम मैथ जैसा लिखना है। अब पहला प्रश्न है, पहला कहने का मतलब कि क्रम में 7वां प्रश्न है। तो 7वां प्रश्न में पूछा गया है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इसको दूसरे तरीके से भी जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि चावल की खेती के लिए या धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कैसे, आप कैसे शुरू करेंगे? तो सबसे पहले आप चावल के विषय में, धान के विषय में कुछ जो इंट्रोडक्शन, भूमिका या परिचय लिखेंगे। कम से कम 3 से 4 लाइन आप परिचय के रूप में लिखेंगे, तब जाकर के भौगोलिक दशा का वर्णन करेंगे। अब देखिए, तो उत्तर में हमने तो अपने बुक में, नोटबुक में लिख दिया है समझाने के लिए, आपको समझने के लिए कि पहले भूमिका लिखते हैं। तो लिखना क्या है भूमिका में या परिचय में कि भारत में चावल खाद्यान्न के रूप में प्रमुख, या कहें कि भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। चीन के बाद उत्पादन की दृष्टि से भारत चावल या धान के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है और यह भारत के राज्यों में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसकी खेती की जाती है। भारत में चावल की खेती ऋतु के अनुसार खरीफ के मौसम में की जाती है, या खरीफ की यह जो है मुख्य फसल है। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे कि यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, लेकिन उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में भी इसकी खेती की जाती है, जहां आर्द्र मौसम या वातावरण में नमी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अब आप हेडिंग देंगे कि इसके लिए क्या भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे परिचय के बाद भौगोलिक दशाएं। ये जो हेडिंग देंगे और सब उसके बाद से सबसे पहले तापमान लिखेंगे। तो तापमान चावल की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, लेकिन 25 डिग्री तापमान होने के साथ साथ वातावरण में आर्द्रता या नमी भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत में यह ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में आप जानते हैं कि वर्षा की शुरुआत हो जाती है।
इसके लिए जो महीना या माह है वह है जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर तथा अक्टूबर में काटी जाती है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे इसके लिए जल या वर्षा क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, कम से कम 100 सेंटीमीटर या अधिक जितना हो जाए, मतलब वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होगा तभी जो है इसके लिए पानी पर्याप्त होगा। यदि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहां सिंचाई के लिए कम से कम 3 बार सिंचाई करनी पड़ती है, तब जाकर के इसका फसल या उत्पादन ठीक से होगा। अब मिट्टी मृदा का नंबर आता है, तो मृदा क्या होनी चाहिए या किस मिट्टी में इसका उत्पादन जो है उपयुक्त या अधिक से अधिक होता है, तो जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। और व्यवहारिक जीवन में भी आप देखेंगे तो जलोढ़ या दोमट मिट्टी में ही चावल की खेती या इसकी उपज अधिक से अधिक होती है। और भारत में जो इसका क्षेत्र है वह है, ये क्रम से लिखेंगे, भारत में जो इसका क्षेत्र है वह है सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और दक्षिण के राज्यों में जो दोआब क्षेत्र होता है उसमें चावल की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। चूंकि दोआब का आप अर्थ जानते हैं, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वह डेल्टा क्षेत्र होता है और उसकी मिट्टी जो है कि दोमट या जलोढ़ होती है, इसलिए चावल की खेती के लिए वह उपयुक्त होता है। अब एक चीज और, केवल देखिए भारत के तो अधिकांश राज्यों में चावल की खेती होती ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो वर्ष में 3 बार चावल की खेती करते हैं और 12 महीने में हर तीसरे चौथे महीने में वो चावल का फसल काटते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं। असम या असोम में इसको जो है, इस फसल को, चावल को औंस कहते हैं, पश्चिम बंगाल में अमन कहते हैं और ओडिशा में बोरो कहते हैं। ये कभी कभी अच्छे अच्छे कंपटीशनों में भी, ऊंचे कंपटीशनों में भी पूछ लेता है कि बोरो किस राज्य में, या बोरो क्या है, या चावल की खेती को उड़ीसा में क्या कहते हैं, या अमन जो चावल की खेती है वह किस राज्य में होती है, तो ये जो है पूछ लिया करता है। अब एक आपने देखा होगा भूमिका में आपने लिखा है कि जो भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है वो चावल आपने लिखा है परिचय में। तो जब विकल्प के रूप में दे देगा कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, दे दे चावल, गेहूं, ज्वार या मोटे अनाज, तो अगर आप ठीक से नहीं पढ़े हैं तो अधिकांश लोग गेहूं को लगाएंगे। लेकिन आप आज जान लीजिए भारत में सबसे अधिक चावल खाया जाता है, इसीलिए आपने पहला ही लाइन लिखा है कि चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। ये था 7वां। अब हम अगले प्रश्न 8वें पे चल रहे हैं। 8वां जो बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है, और वह प्रश्न है कि उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए, उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। यह जो है कि व्यवहारिक प्रश्न है और आप उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे इसका तरीका या उपाय आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि उपभोक्ता आंदोलन कैसे शुरू हुआ, इसका रीजन क्या था, इसका कारण क्या था। तो देखिए समाज में कुछ लोग ऐसे सामाजिक सेवक होते हैं जो अनुचित कार्यों को देख करके
और समाज की सेवा करते रहते हैं। जब देश आजाद हुआ उस समय से ही या उसके पहले भी उपभोक्ताओं का शोषण होता रहा है। 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन जो शुरू हुआ उसके कई कारण थे। जो पहला कारण हमको समझ में आया या आज भी वो कारण मौजूद हैं बाजार में, वह है अनुचित एवं अनैतिक व्यवसाय। आप जानते हैं अनुचित एवं मतलब गलत व्यवसाय। दूसरा है अधिक मूल्य, वस्तुओं का अधिक मूल्य वसूल करना। लिखा कुछ रहता है और लिया कुछ जाता है। तीसरा है वस्तुओं में मिलावट। आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने फायदे के लिए खाने पीने के वस्तुओं में अधिकांश रासायनिक पदार्थ और विषैले पदार्थ मिला करके बेच रहे हैं, जो समाज को एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कहा जाए कि स्वीट पॉइजन का काम कर रहे हैं। अपने तो लाभ उठा ही रहे हैं लेकिन समाज को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, व्यक्ति को मार रहे हैं। तो ये मिलावट का जो है तरीका समाज में बहुत पहले से चला आ रहा है। आज तो सब चीज में मिलावट हो गया है, कुछ भी बचा ही नहीं है। किसान भी आजकल जो है सब्जियों में जो है रासायनिक इंजेक्शन लगा रहा है। कम तौलना एवं चौथा है कि कम तौलना एवं मापना। आप मार्केट में जाएंगे, कोई भी सब्जी लेंगे, कोई भी फल लेंगे, कोई भी, यहां तक कि जो सरकार द्वारा कोटा निर्धारित किया गया है जहां से फ्री में अनाज मिलता है, वहां भी जो है कि कोटेदार कम तौलता है। आप स्वयं जो है कि देखे होंगे व्यवहारिक जीवन में, या मिट्टी का तेल या कोई भी चीज कम मापता है। और पांचवा है कि असली के स्थान पे नकली वस्तुओं को देना। ये अधिकांश जो है ब्रांडेड के नाम पे नकली सामानों को ब्रांडेड लिख करके और वस्तुओं को बेचा जाता है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को दिखा करके और 1970 के दशक में पेपर, मैगजीन, समाचार पत्रों और न्यूज़पेपरों में लेख लिखे गए और उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। और इससे जो है कि समाज में एक आंदोलन खड़ा हुआ और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में प्रचार प्रसार किया गया, जागरूक किया गया। और वो जागरूक का तरीका नीचे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि बताया गया कि यदि कोई दुकानदार या व्यवसायी आपको घटिया वस्तु देता है तो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी चीज के विषय में आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, यदि आपके साथ गलत हो रहा है या गलत वस्तु मिल गया है, अधिक मूल्य ले लिया गया है, तो आपके लिए गवर्नमेंट सरकार ने उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना किया है। वहां पे बिना पैसे का आप स्वयं या वकील के माध्यम से आप न्याय पा सकते हैं। चौथा है वस्तु को चुनने का अधिकार है। यह नहीं कि कोई जो है व्यवसायी आपको जो है जबरदस्ती कोई वस्तु दे सकता है कि यही लेंगे, ऐसा नहीं कर सकता। आप स्वयं जो है कि वस्तु का चुनाव करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु का चयन करेंगे। पांचवा है कि वस्तु का गुण दोष जानने का आपको पूरा अधिकार है। किसी भी जो है वस्तु को आप उसके मेरिट और डीमेरिट को जान सकते हैं। छठवां है सुरक्षा। यदि कोई वस्तु, कोई भी उपभोक्ता की वस्तु है, यदि वह हानिकारक है, लाभदायक है, तो उससे आप जो है सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उससे दूर हट सकते हैं या उसे आप उपभोग में नहीं ला सकते हैं। तो सुरक्षा का भी अधिकार आपको प्राप्त है। यह चीज दिखा करके आप उपभोक्ता आंदोलन को
आगे बढ़ा सकते हैं। अर्थात मतलब जनता को, उपभोक्ता को जागरूक करके और उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज इतना ही। यदि ये दोनों प्रश्न आप इस तरह से जैसे हमने बताया, चूंकि ये आप मत सोचिएगा कि वर्णनात्मक सेकंड का है यह प्रश्न और हमको 150 शब्द लिखना है, आप यह भूल जाइए। आपको जैसे हमने बताया है इस तरह से यदि लिखेंगे तो प्रत्येक टीचर जो कॉपी चेक करता है बोर्ड परीक्षा का, जरूर आपके उत्तर से प्रभावी होगा और आपको 6 में 6 अंक देने के लिए वो 6 नहीं, एक बार विचार करेगा कि यदि 6 में 7 देने का अधिकार होता तो मैं 7 देता, क्योंकि इससे अच्छा उत्तर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। इस तरह लिखने का तरीका कोई नहीं बताएगा। कोरम पूरा कर देना अलग बात है, लेकिन लिखने का तरीका बताना सबसे बड़ी बात है। इसलिए यदि आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये मैं नहीं कहता कि आप जबरदस्ती, आपको नहीं समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप पढ़िए जरूर, आज समझिए और लिखिए कि हाँ हमको समझ में आया है। आपके द्वारा पढ़ाया हुआ, समझाया हुआ जरूर काम में आएगा। धन्यवाद। आज बस इतना है।